अनिल साहब को नमस्ते, भाई मगनलाल जी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं पंडित जी 1 घंटा जी नमस्ते न। पंडित जी नमस्ते। मगनलाल भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैं आज कल तो था नहीं, और कल जिस काम से गया था उसी काम का लब लुभाव क्या है वो मैं आज आप लोगों के बीच में अचानक बैठ गया बताने के लिए। पहले से कोई योजना नहीं थी। आज सुबह मैं इस पर लेख लिखा और फिर शाम को मन बनाया कि खाली लेख लिखने से बात बनेगी नहीं, इसको उजागर भी करना है अपने लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। तो फिर मैं बाद में जाकर के आप लोगों को सूचना दिया कि इस तरीके से है और मैं आ रहा हूँ, और आप लोग जुड़ गए, आ गए, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है। आप दोनों महानुभावों को हाथ जोड़ करके तहे दिल से नमस्ते। घटना ये है, मैं थोड़ी सी भूमिका दे दूं। घटना है कि बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा की चुनाव कल रखा गया था 3/7/2022 को। मैं इससे पहले कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं दिल्ली में आर्य समाज का सदस्य था। वहां से अपनी सदस्यता निरस्त करवा करके मैं जब बंगाल में आया तो फिर मैं बंगाल में आ करके यहाँ की सदस्यता ग्रहण की। तो उसी संदर्भ में मुझे कल उस कार्यक्रम में बुलाया, अभी हटा दो सब, कार्यक्रम में बुलाया गया था। तो उस कार्यक्रम में जो चुनाव था और जो धांधलीबाजी हुई उस पर मेरे से रहा नहीं गया, और मुझे उस पर शाम को ही लिख करके, कल शाम को ही लिख करके मैं दिया कि आज बड़े दुख के साथ मैं सूचना दे रहा हूँ, आज दिनांक 3/7/22 को बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा का अवैधानिक चुनाव संपन्न हुआ। और उस चुनाव अधिकारी कौन थे, कैसे थे, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब मैं लिख करके दिया, वो सब मैं लिख करके दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद, ज्यादा देर भी नहीं लगा, थोड़ी देर बाद विनय आर्य का फोन आया। विनय आर्य जो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री हैं, वो आए थे उस चुनाव में। अब वो क्यों आए थे, कैसे आए थे, तो उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। उन्होंने फोन करके क्या बोला, उन्होंने फोन करके हमें क्या बोला, क्या कहा, उसको सुनिए, फिर मैं रोक करके विचार बताऊंगा कि क्या है। हाँ जी, विनय बोल, हेलो, विनय आर्य बोल रहा हूँ, महेंद्र जी। हाँ जी, आर्य जी नमस्ते। महाराज मैं ना तो चुनाव अधिकारी था ना चुनाव का पर्यवेक्षक था, दोनों में से मैं कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये असंवैधानिक हुआ, वही मैं लिखा हूँ। नहीं, मैं ना चुनाव अधिकारी हूँ ना चुनाव का पर्यवेक्षक हूँ, ना मैंने वहाँ को बोला, ना मैंने कोई साइन किया, ना कुछ। मेरे आने के बाद इन्होंने क्या किया ये जानता है। अब किसी ने सुना नहीं, हुआ अपने आप में बोला, अपने आप में सुना। मैं तभी बोल रहा हूँ कि ना मैंने वहाँ को चुनाव अधिकारी की भूमिका में गया था, ना मैं चुनाव के पर्यवेक्षक की भूमिका में गया हूँ। बाकी आप जैसा लिखें वो आपकी इच्छा। ठीक है बंधुओं, तो सुन लिया आपने। ये कह रहे हैं कि मैं तो ना चुनाव अधिकारी था ना पर्यवेक्षक था। तो दिल्ली से हवाई जहाज में उड़ करके इतना खर्चा करके क्यों आए थे? फोटो खिंचवाने के लिए आए थे या लोगों के फोटो लेने के लिए आए थे? जब आप उस चुनाव के कोई अधिकारी नहीं, चुनाव में आपका कोई भागीदारी नहीं, चुनाव में आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं, आप स्वयं कह रहे हैं, ये भी मेरी बात नहीं, आपने स्वयं फोन करके मुझे बताया। तो जब आप इसके कुछ नहीं, तो दिल्ली से बंगाल आसनसोल आने का क्या काम था आपका? मैं इसीलिए बोला कि झूठ का पर्दाफाश करूंगा, इस झूठ से पर्दा उठाऊंगा कि किस तरीके से ये लोग संपूर्ण आर्य जगत पे काबिज हो रहे हैं, संपूर्ण आर्य जगत में इस मिथ्याचार को चलाए हुए हैं। जो मिथ्यावादी हैं उनके इस मिथ्याचार को मैं आप लोगों के बीच में उजागर करने के लिए ही ये प्रोग्राम रखा हूं। मेरा केवल इतना कहना है, आप लोगों ने सुना कि मैं अधिकारी नहीं था, चुनाव का पर्यवेक्षक नहीं था, मैं लुक करके भी कुछ नहीं दिया। आप आए क्यों थे हुजूर? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, आप आए किस लिए थे?
वो भी एक को लेकर के आए। तो दोनों आदमी का जो हवाई जहाज में उड़ने का, जो हवाई जहाज का टिकट का खर्चा लगा, वो तो आप लोग अपने घर से, अपने जेब से तो लगाए नहीं, समाज का लगा, सभा का लगा। तो आर्य जनों को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि आर्य लोगों, आपके दिए हुए पैसा खर्च कहां हो रहा है, इस पर आप लोगों को चिंतन करना है, विचार करना है। कि पानी की तरह बहाया जा रहा है ये पैसा, हवाई जहाज में उड़ करके, हवाई जहाज में उड़ते हुए ये पानी, इस पानी की तरह आर्य जनों के पैसा, धन को बहाया जा रहा है। ये तो विनय की बात हुई, और विनय से आप लोगों ने सुन भी लिया वो कितना झूठ बोल रहा है कि मैं कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं था भाई, तुम आए किस लिए थे, ये मैं सवाल उठाया। अब देखिए, अब दूसरी आवाज मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, वो क्या हुआ। हेलो, नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते, मैं दीनदयाल बोलता हूँ जी। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, परमात्मा की कृपा है। अच्छा अच्छा, ये जो आप पोस्ट कर रहे हैं, मैं आप फैला के रखे थोड़ी बात को लेकर के, इसमें काफी आपकी भूल है इसमें। अब मेरी भूल है, किसकी भूल है? आज वीडियो बना करके दिखा दूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, हमें किस सुना रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप बहुत बड़े विद्वान है, बात ठीक है, अच्छी बात है, हम तो कुछ जानते ही नहीं। आज आप लोगों के पास विद्वानों की कदर कहाँ है? परेशानी तो यहाँ है। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। हाँ सुनाइए। मैं तो प्रधान बनने का इच्छुक कभी रहा ही नहीं है। सुन लीजिए आपने जो बोल लिखा, पैसे के बल पे आप बनते हैं, शरीर से साथ देता नहीं, फिर भी बनने की लालसा बनी रहती है। मैं तो पिछली बार भी प्रधान का पद का इच्छुक नहीं था, इस साल था ही नहीं। तो कल तो मैं देख ही लिया ना खुद अपने आंखों से, मैं तो पहले का नहीं जानता था, लेकिन कल तो देखा। नहीं, क्या देखा फिर आपने? इसमें लोगों ने नाम लिया तो आपने एक बार मना किया क्या? नहीं मना, सुनिए ना, मना करने का टाइम तो आ रहा था। जब मैंने बोलना शुरू किया तब तो आपने हल्ला शुरू कर दिया। नहीं, आपने एक बार भी नहीं बोला कि मैं नहीं बनना चाहता। मैं तो बोलता जैसे जगदीश जी का नाम मैं दिया तो जगदीश जी ने फौरन कह दिया कि भाई मैं। सुनिए, मैं तो बोलता ही, मैं सारा आदमी बोलता है कि मैं नहीं, दूसरा बंगाली को बनाई। मैं तो शुरू से नाम ले रहा था, भी प्रधान बंगाली को किसी को बनाइए तो काम होगा। अच्छा नहीं, आपने तो ब्रह्मदत्त को भी अंधकार में रखा, आपने ब्रह्मदत्त को भी अंधकार में रखा। कल वो बात वो भी खुल गई कि ब्रह्मदत्त ने कहा था कि मेरे लिए बोला कि मुझे प्रधान बनाएंगे वो। नहीं, सुनिए, तो बंगाली और बिहारी, नॉन बंगाली की बात आती तो मैंने तो सोच रखा था कि मैंने नहीं, बंगाल में तो प्रचार इसीलिए नहीं हुआ ना महाराज। 1885 में बंगाल में आर्य समाज की स्थापना हुई। आज तक बंगाली बच्चे जानते ही नहीं आर्य समाज क्या है। ये 3 साल तक मेरा मंत्री रहा, अभी तक और अभी भी है उदय सरकार। कितना प्रचार किया भाई? नहीं, तो आप तो उदय सरकार के विरोधी है। कैसे विरोधी हूँ मैं? जब उसको काम करने नहीं दे रहा है, विरोधी नहीं है तो और क्या है? मेरा फैलाना उसका फैलाना सामने हो जाएगा कि कौन सा काम? इन्होंने कहा कि मैं बंगाली, उदय सरकार जो प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, बंगाली है, और बंगाल की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का क्या महत्व है, ये हिंदी भाषी क्या जानेंगे? मैं नहीं समझ पाया, और वो लोग कैसे जानेंगे जो कभी इस क्षेत्र में रहे नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, ये अगर बंगाली से काम लेते होते तो फिर वहाँ योगेश शास्त्री का नाम क्यों और कैसा आता? ये योगेश के साथ काम करना चाहते हैं, और योगेश के लिए बताया कि प्रधान मैं हूं तो मैं मंत्री चुनूंगा, क्योंकि मंत्री और प्रधान दोनों का संबंध पति पत्नी का होता है। इससे आर्य जगत के लोगों को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि यह लोग किस काबिल हैं, कितनी काबिलियत रखते हैं। और योगेश शास्त्री कौन है उसे भी सुन लीजिए, उसको भी मैं सुना देता हूँ। हाँ,
खैर वो फैला के रखे, मेरा फैलाना उसका फैलाना का सामने हो जाएगा किसी दिन, हम तो दिखा देंगे। आप तो गवाह हैं भाई। मैं तो आपके स्टेज पर मैंने बोला संपूर्ण कुर्सी के इस्लाम जगत के आलिमों से, मुफ्तियों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक हमारा निरुपम चक्रवर्ती को हरा करके दिखा दे, मैं भी मान जाऊंगा। बोला था नहीं? ठीक है, निरुपम का भी बात करते, लेकिन निरुपम वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि निरुपम जैसा योगेश तैयार करके दिखाए ना। अब निरुपम पे भी भरोसा मत क्या करिए। नहीं, हम भरोसा निरुपम एक बच्चा रहता है, बहुत जल्दी पलटी मार देता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भरोसा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसको बनाने के, तैयार करने के, उसको कुरान के बारे में, हदीसों के बारे में, वैदिक सिद्धांत के बारे में मैं नहीं जानकारी कराई। वो तो आरएसएस के आदमी था। तो आरएसएस में पढ़ा लिखा है, वो अच्छा बोल लेता है, बोलने के बाद का काम कैसा कर जैसे बात। मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस से उसको निकालने वाला मैं हूँ भाई। उसका जो हम जहाँ तक वो जानते हैं, उसका क्या क्वालिटी है ना, वो पहले प्रोग्राम बनाता है जो हमको बुराई नहीं करे, हो सकता निरुपम को बोल देनी है सुबह नहीं, अभी थोड़ा देर पहले हम देखे नहीं। आप अगर मेरे से देख करके उसका रिजल्ट नहीं दीजिएगा तो फिर आपसे हम देख करवा दीजिए। पीढ़ांचल समाजों में बस लड़कियों को लेकर दुकान लगाना ये है। आओ तो खैर इससे हम नहीं, इससे आप सही करें, वो दूसरा है स्वभाव है, लिखा हुआ है सब कुछ। आप तो आपसे ज्यादा, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं तो आपने दिखाया, बल्कि मुझे बुला करके आपने समाज में स्वभाव है, लिखा हुआ है एक लंबी। हम तो खैर उनको देखे, जब पहला बार आए तो यहाँ पर कुछ नहीं बोले, महिला 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 को जोड़ो, महिलाओं को जोड़, तो महिला को जोड़ देंगे, ठीक है। हम जब यहाँ नहीं थे ना, उसी औरतें सब आती थी। तो सुन लिया आपने, ये दीनदयाल गुप्ता ये मुझसे फोन करके बता रहे हैं। और आज आर्यजनों को मैं ये भी बता दूं कि आज 39 साल के अंदर कभी भी फोन नहीं किया। आज फोन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे द्वारा लिखे हुए लेख के आयोगों को आर्य समाज के अधिकारी क्यों, इस लेख में मैं सारा स्पष्टीकरण दिया। तो इस लेख को पढ़ करके खलबली मची इन लोगों में। जैसा हमारी मेरठी भाषा में एक बोली है, रुक्का पड़ गया, रुक्का पड़ गया, तो मेरे लेख ने आज रुक्का डाल दिया और सब अस्थिर हो गए, क्योंकि सच्चाई से मैं ओतप्रोत करके लेख को लिखा हूं। दुर्भाग्य यह है कि विनय दिल्ली से आकर के बंगाल में तीन क्रांतिकारी सरदार का नाम लिया और विनय को ये मालूम नहीं, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने विनय को बोलते हुए उसको रोक करके मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी, आपको बंगाल का इतिहास पता नहीं है, आप पंजाब के क्रांतिकारी का नाम सुना रहे हैं। क्या आपको मातंगिनी हाजरा का नाम मालूम है? क्या आपको विनय बादल दिनेश का नाम मालूम है? क्या आपको बागा जतीन का नाम मालूम है? ये सब हिंदी भाषी ये सब नाम से वाकिफ नहीं है, जानते हैं। मैं तो उसको बोलते हुए रोक करके विरोध किया इसमें। इसका बंगाल का बहुत बड़ा इतिहास है, तो ये सारा मैं आज लिख करके उजागर किया। और ये लोग बंगला भाषा में बंगाल में प्रचार करेंगे, बंगला भाषा में ये लोग प्रचार नहीं करेंगे, बंगला ये लोग जानते नहीं है, हिंदी भाषा में प्रचार करें। भाई वहां पर कल सभा में बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आपनारा हिंदीते बोलছেন আমরা বুঝতে পারছি না। वो बंगाली लोग बोल रहे हैं कि आप लोग हिंदी में बोल रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब बंगला बोलने में इन लोगों को सामर्थ्य नहीं है, और अगर बंगला बोलते हैं दीनदयाल जी जो टूटा फूटा बंगला बोलते हैं, जो ममता बनर्जी इससे अच्छी हिंदी बोल लेती है, ये बंगला भी उतना नहीं जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो बंगाल में ये लोग केवल नोट कमाने के लिए आए हैं, अपना बिजनेस करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए आए हैं। आर्य समाज से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं।
आर्य समाज की स्थापना 1885 में हुई बंगाल में। 1885 में आर्य समाज की स्थापना हुई। लेकिन दुर्भाग्य है कि बंगला भाषियों को आर्य समाज के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि इन लोगों ने कभी भी बंगला भाषियों को जानकारी नहीं कराई वैदिक सिद्धांत के बारे में, ऋषि दयानंद के बारे में, वैदिक मान्यता के बारे में और वैदिक ग्रंथों के, वैदिक सिद्धांतों के बारे में ये लोग ने जानकारी नहीं कराई। यही तो कारण बना कि 1885 में आर्य समाज की स्थापना हुई और आज आकर के बंगला में वेद भाष्य कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए इन लोग की काम करने की गति क्या है। और उसमें भी सब गलत सलत किया हुआ है, क्या मैं क्या बताऊं। खैर, तो मैंने इसी लेख में ये सारा लिख करके दिया। 3 पेज में लिखा हूं। इस पेज में सारा लिख करके दिया कि बंगालियों की उपेक्षा इन लोगों के द्वारा किस तरीके से हुई है। बंगालियों को इन्होंने कभी भी सहन नहीं किया। जबकि बड़ा बाजार, कलकत्ता के बड़ा बाजार आर्य समाज में मैं समय समय पर बंगाल प्रांत के विभिन्न एरिया से बच्चों को, बंगाली बच्चों को बुला करके वहां दिखा भी दिया कि इस तरीके से मैंने बंगला भाषियों को जोड़ा हुआ है। पर ये लोग बंगला भाषियों को जोड़ना नहीं चाहते। योगेश को ये मंत्री बनाना चाहते। उस योगेश के बारे में आप लोगों ने सुन लिया है, वो कुल्टी आर्य समाज के मंत्री बोल रहे हैं, जो ये लड़कियों का दुकान लगाते हैं केवल समाज में जाकर के, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं काम है। और ये जो दीनदयाल गुप्ता जी बोल रहे थे ना, ये दीनदयाल गुप्ता की सारा पैसा लगा है दिल्ली से विनय को बुलाने में, वाचुनिधि को बुलाने में। क्यों इन लोगों को बुलाया, क्यों गया? ये बंगाल के बारे में जो लोग कुछ जानते नहीं है वो बंगाल में आकर के चुनाव क्या कराएंगे। साथ ही साथ जो लोग समाज के सदस्यता यानी दशांश देना होता है हर साल में, ये भरे भी नहीं है, ऐसे लोगों को बुलाया। दीनदयाल ने योगेश शास्त्री को पैसा दे करके अपने खर्चे से बंगाल भर से लोग बुलाए। वहां पर आरएसएस वालों को भी बुलाया गया। बहुत सारे लोग तो अंडा बच्चा लेकर के आए, महिलाओं को लेकर के। महिलाओं का क्या काम था वहां पर? महिलाओं का कुछ काम नहीं था। महिलाओं को लेकर के आए बंगाल के प्रांत में से। तो ये सारा दीनदयाल का पैसा लगा है। उन लोगों को आने जाने का किराया दे करके उन्हें बुलाया गया है और ये योगेश के माध्यम से ये सारा काम हुआ है। और मैं चश्मदीद गवाह था, जहां के मैं पंचकूला सेक्टर 9 आर्य समाज का मेरा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम को छोड़ करके इस चुनाव में मुझे भाग लेना पड़ा। मैं सोचा कि मौका मिला है थोड़ा बंगला भाषा में लोगों के सामने में जाकर के वैदिक सिद्धांत को उजागर करूं, वैदिक मान्यता को उजागर करूं, वैदिक मान्यता की जानकारी लोगों से कराऊं। लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि ये जानते नहीं है। कुछ मील अंचल में हिंदी भाषियों में आर्य समाज है, जैसे काकीनाडा, कचरापाड़ा, नईहट्टी, गारुलिया, सामनगर आदि आदि में, और ये सब हिंदी भाषी हैं। और उन हिंदी भाषियों में योगेश ने अपनी पैठ बना रखी है। उन लोगों को विरोध करते मैं कल देखा, वो लोग भी विरोध करते। बंगाली वो नहीं चाहते, बंगला भाषी मंत्री हो वो लोग नहीं चाहते। योगेश शास्त्री को मंत्री बनाना चाहते हैं। और योगेश का चरित्र क्या है वो मैं कुल्टी आर्य समाज के मंत्री के द्वारा सुनवा दिया आप लोगों को। ये हर समाज में जाते हैं, हर समाज में लड़कियों का दुकान लगाते, केवल लड़कियों का मजमा लगा करके उनके बीच में बैठे जैसे कृष्ण लीला कर रहे हो, ऐसा ही काम होता। मैं जब दिल्ली में था तो उस समय भी मुझे रिपोर्ट मिली थी। उस समय भी कई आर्य समाज ने मुझे कहा था कि पंडित जी योगेश यहाँ पर क्या कर रहा है। जब उस योगेश को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, उसके बड़ा भाई नरेंद्र, आचार्य नरेंद्र, वो गाजियाबाद में सन्यास आश्रम में हमारे साथ भी रहा। वो नरेश आज बंबई में आर्य समाज का पुरोहित है। वो बंबई में पुरोहित सभा का मंत्री भी रहा। इस तरीके से है, वो बहुत नेक इंसान है। लेकिन ये उतना ही दुष्ट है, वो जितना नेक है ये इतना ही दुष्ट है। और बंगाल में उसी का ही वर्चस्व करना ये हिंदी भाषी लोग चाह रहे हैं। क्यों? बंगला भाषी इन लोगों को पसंद नहीं है। तो जब बंगला भाषी आप पसंद नहीं करेंगे तो बंगला में प्रचार क्या करना चाहेंगे आप? बंगला में प्रचार क्या करेंगे?
आज ही एक फोन आया बंगाल से, उसको भी मैं सुनाऊंगा वो किस तरीके से क्या बोल रहा है, उसको भी आप लोग सुनिए, फिर मैं आगे थोड़ा सा और बोल रहा हूं। आगे 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 थोड़ा आगे बढ़ा, चल चल चल, मैं बोल रहा हूं उसको हटा करके, उसको काट, बंगला में रिस्पॉन्स नहीं मिला है, उसको काट, वो सबको काट, खाली यहीं से लगा, वो पीछे वाला काट दे। तो सुन लिया आप लोगों ने, ये बंगला भाषी है, हावड़ा जिला के रहने वाले हैं, और वो बंगला में प्रचार नहीं हो रहा है, बंगला में प्रचार चाहते हैं, लेकिन बंगला में प्रचार हो कैसे? अधिकारी तो यहाँ पर सब हिंदी भाषी बैठे हैं, अधिकारी यहाँ पर हिंदी में प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए हिंदी भाषी को ही प्रधानता देना चाहते हैं, बंगला भाषियों को उत्खात करना चाहते हैं, बंगला भाषियों को किनारा करना चाहते हैं। मैंने वहां दावा के साथ ये बात कही कि जितना काम मेरा क्या हुआ है, और इसमें मैं अपने लेख में लिख करके भी दिया कि जितना काम मेरा क्या हुआ है, कोई माइकलाल दिखा दे, इतना काम इन आर्य समाजों का चाहिए, 7 जन्म में भी उतना काम नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज मेरी टीम के द्वारा जो काम हो रहा है उसको भी मैं लिखा। भाई मगनलाल जी जीते जागता मूर्ति यहाँ पर मेरे सामने बैठे हैं, बंगाल वहां बंबई में टीम भले ही मेरी बनाई हुई है, लेकिन सारा काम तो भाई मगनलाल जी संभाल रहे हैं। आज संपूर्ण देश दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण देश दुनिया में वैदिक साहित्य को वितरण करना, अपना डाक खर्च अपने जेब से लगाकर, यानी डाक खर्च भी अपने जेब से लगाकर उन लोगों को वैदिक साहित्य के साथ जोड़ना, वैदिक भाषाओं में जोड़ना। बहुत सारे बंगला भाषी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा ये काम देख करके सिलीगुड़ी आर्य समाज के माननीय प्रधान राजकुमार जी ने 100% बंगला सत्याग्रह प्रकाश भी हमें दिया है, ये मैं बहुत वीडियो में सुना रखा हूं। लेकिन मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि इस प्रकार का काम कोई आर्य समाजी एक खड़ा हो, एक मुझे और मगनलाल जी को छोड़कर कोई आर्य समाजी खड़ा होकर के बताए कि हाँ ये काम उन लोगों के द्वारा हुआ है या हो रहा है या कर रहे हैं या किया था कभी कभी पहले, ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो काम हो रहा है, यानी गैर आर्य समाजियों में आर्य समाज का प्रचार करना, तो बंगला प्रांत में, बंगाल प्रांत में बंगला भाषा में प्रचार अगर न हो तो मूल बंगालियों को कहां से पता लगेगा आर्य समाज के बारे में, कैसे पता लगेगा ऋषि दयानंद के बारे में, कैसे जानकारी मिलेगी उनको वैदिक सिद्धांत के बारे में। और संगठनों का प्रचार हो रहा है बंगाल में, तो आर्य समाज का प्रचार क्यों नहीं हो पाए? आर्य समाज का प्रचार नहीं हुआ और न किया इन लोगों ने। ये महात्मा गांधी रोड में केवल दुकानों में बोर्ड लगा हुआ, मैं कई बार पहले भी बोला, आर्य फैक्ट्री के बोर्ड लगे हुए हैं, वो लेदर सूटकेस बनाते हैं,
लेदर सूटकेस बनाते हैं, कहीं वीआईपी वाला दुकान है तो वहां पर आर्य फैक्ट्री का बोर्ड लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त आर्य समाज के बारे में मूल बंगाल के रहने वाले बांग्ला भाषियों को जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी देने की जिम्मेदारी किनकी है भाइयों? ये जानकारी उन्हें देने की जिम्मेदारी किनकी है? बंगाल में जो आर्य समाजी लोग हैं, आर्य समाज में जो लोग हैं, वो जानकारी देने की जिम्मेदारी उनकी थी या नहीं? लेकिन वो तो पल्ला झाड़ रहे, वो हिंदी भाषियों को ही लाना चाहते हैं। कह रहे हिंदी भाषा में प्रचार की कमी है क्या? संपूर्ण बंगाल को छोड़ करके संपूर्ण विश्व भर में तो हिंदी का ही प्रचार है। यहाँ तक कि मैं हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, इन सब देशों में गया, वहां पर भी तो हिंदी में ही प्रचार किया। हॉलैंड में सारे हिंदी भाषी लोग, तो भोजपुरी बोलते हैं लोग, वो सारे लोगों में प्रचार हो रहा है, हिंदी में ही प्रचार हो रहा है, लेकिन बांग्ला में प्रचार नहीं हुआ। इसका मूल कारण बंगाल में इन लोगों ने बांग्ला भाषियों के बीच में अपनी बातों को नहीं पहुंचाए। बंगालियों के बीच में वैदिक सिद्धांत को, वैदिक मर्यादा को, ऋषि दयानंद की विचारधारा को ये लोग नहीं पहुंचाए। इसके लिए दोषी कौन है? तो जब मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं ऐसे बंगाली बच्चों को जोड़ने के लिए, आप लोगों ने भी देखा अपने टीवी चैनल में, जहां जिसमें मैं बोल रहा हूं लाइव स्ट्रीम में, आप लोगों ने भी देखा संदीपर रॉय को आप लोगों ने सुना। माननीय कर्नल साहब तो लट्टू है संदीपर रॉय जी के नाम। भाई मगनलाल जी गवाह हैं। मगनलाल जी के साथ और भी मैं जोड़ रखा हूं बांग्ला भाषी हैं, जो भोला रॉय है, जो बंबई में ही रहते हैं, बांग्ला भाषी हैं। उनसे कुरान सुनिए किस तरीके से। इस प्रकार मैं अपने विप्लव मंडल को सुनिए। आज तो जिस बांग्ला भाषी लड़के ने बात किया उसने बोला विप्लव मंडल का नंबर हमें चाहिए, तो उनका नंबर मैं दिया उनको। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस तरीके से मैंने लोगों को तैयार किया, अपने फौज तैयार किया। ये काम किनके द्वारा हुआ है? क्या दीनदयाल गुप्ता बता सकते हैं कि ऐसा काम दीनदयाल गुप्ता का है, ऐसा काम योगेश का है? योगेश बता सकता है कि हाँ ऐसा भी काम योगेश ने किया है? कल तो मैं बता रहा हूं कि आरएसएस वालों को भी बुला रखा था वहां पर भीड़ जुटाने के लिए, केवल भीड़ इकट्ठा करने के लिए। महिलाओं को, अंडों बच्चों को, सारे को बुला रखा था, किराया दे करके बुलाया गया था। जैसा कि ये मानिए कि कोई राजनीति पार्टी का इलेक्शन प्रचार हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है कोई राजनीति पार्टी का, या राजनीति पार्टी की कोई मीटिंग हो रही है, ऐसे मीटिंग में पैसा दे करके बुलाया जाता रहा है लोगों को। ये केवल बंगाल में नहीं, सभी प्रांतों में इस तरीके से होता है। तो ये काम इन लोगों का है, ये काम आर्य समाजियों का है। मैं पूछना चाहता हूं, जब दीनदयाल गुप्ता ये कह रहे हैं कि मंत्री या प्रधान का संपर्क पति पत्नी का होता है, अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये कोई पढ़े लिखे लोगों के शब्द थे। भरी सभा में इस तरीके की बातें करना, इस तरीके का बोलना, और जो सुनने वाले थे वो उससे भी बड़े मूर्ख थे। जो सुनने वाले थे वो उससे भी बड़े मूर्ख थे। एक मुझे अकेले को छोड़ करके वहां विरोध करने वाला एक भी कोई भी नहीं था। ये बहुत दुखद स्थिति है बंगाल के अंदर में। बंगाल में आर्य समाज में प्रचार न होने का यही सारा कारण है। जो दीनदयाल गुप्ता, आज 39 साल मुझे हो गया, एक दिन भी फोन नहीं किया, लेकिन मेरे इस लेख ने 3 पेज में लिखा हूं, अयोग्य लोगों को आर्य समाज के अधिकारी क्यों? ये अयोग्य लोग, और ये अयोग्य लोगों को अधिकारी बनाने वाले कौन? यही विनय आर्य, जो बोला कि मेरा कोई काम नहीं था। अरे भाई काम तेरा नहीं था तो तू आया किस लिए था? और ये वाचोनिधि, उस वाचोनिधि के लिए भी मैं लिखा हूं, जो वाचोनिधि बैंक का नौकर था, जिसने अपने नौकरी ब्रेक लेकर के इसी समाज को दखल किया, पहले समाज के अधिकारी बने, कई समाजों को अपने कब्जे में लिया, और साथ ही साथ आश्रम, एक बहुत बड़ा करोड़ों की संपत्ति है, उस आश्रम को कब्जा किया। तो ये लोग तो केवल कब्जा करने वालों में से हैं। इसलिए मेरे एक मित्र आचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश नहीं, वेद प्रकाश जी ने मुझे लिखा है कि
पंडित जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लोग आर्य समाज के नहीं, ये लोग आर्य समाज नहीं बल्कि इन्होंने बताया है कि यह आर्य समाज नहीं, ये धन आर्य नहीं, आय समाज बताया है। उन्होंने लिखा है कि यह आर्य समाज नहीं, आय समाज बनाया है। जहां आय है वहां पर ये है। तो ये सारा काम इस तरीके से चल रहा है। ऋषि दयानंद के सपनों का साकार करने के बजाय ऋषि दयानंद का गला घोटा जा रहा है, और इस तरीके से तथाकथित आर्य समाजियों के द्वारा ये सारा हो रहा है। आर्यों का धन कहाँ व्यय हो रहा है, कहाँ लग रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, उनसे कोई जानकारी लेने वाला नहीं, और मनमानी तरीके से हवाई जहाज में उड़ करके इस प्रांत में उस प्रांत में, इस देश में उस देश में ये जा रहे हैं। पैसा इनके घर से नहीं लग रहा है, पैसे इनकी कमाई की नहीं है। वो विनय आर्य, जो विनय आर्य 753 नंबर के रूट में एक बस चलती थी जिनकी, और जो उसी बस में कंडक्टरी भी करता था, ये मेरा आंखों देखा हाल है। आज उस विनय आर्य के पास दिल्ली के जनकपुरी जैसे इलाके में 4 मंजिला मकान कहां से आ गया, कैसे खड़ा किया। सिर्फ इतना नहीं, कई लाख की गाड़ी में ये सफर कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? इसका ट्रैवल का बिजनेस था, बस द्वारा ट्रैवल करवाते थे लोगों को, ले जाना ले जाना ले आना। अब हवाई जहाज से इनका ट्रैवल हो रहा है। ये मैं सब अपनी पुस्तक में भी लिख करके दिया हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैं तो खून पी करके इन आर्य समाजियों के साथ काम कर रहा हूं। मैं पिछले 2009 में जब हॉलैंड के आर्य समाज में आर्य महासम्मेलन हुआ, 18-20 देशों से लोग वहां पहुंचे हुए थे, और मेरे हाथ में माइक दिया गया था बोलने के लिए। मैं बोल रहा था, मेरे हाथ से माइक इन लोगों ने छीना। ये मैं बता रहा हूं। मैं तो वो सिद्धांतवादी आदमी हूं, इसीलिए मैं वैदिक सिद्धांत को छोड़ा नहीं, वरना जो व्यवहार इन तथाकथित आर्य समाजियों ने मेरे साथ किया है, कोई और होता तो चला गया होता। ऐसे ही चले गए। हम 5 आए थे एक साथ, डॉक्टर अमरेश, मित्र जीवन, आनंद सुमन और जयप्रकाश। इसमें से मुसलमान बन के मरे कई, और कई मार्केट छोड़ करके बैठ गए। एक महेंद्रपाल आर्यों को छोड़कर कोई आर्य समाज का काम नहीं कर रहा है। ऋषि दयानंद का सपना साकार करने के लिए कोई नहीं है मैदान में, और ना ये विषय उन लोगों के पास है। कल मैं बोला वहां भरी सभा में कि नुपुर शर्मा वाला प्रकरण, मुझे मना किया जा रहा था, मत बोलो, जैसे ही आफत आ गई है। अरे नुपुर शर्मा ने जो बोला नहीं बोला, क्या बोला क्या नहीं बोला, वो बात तो अलग है, लेकिन ऋषि दयानंद ने तो उस अंग्रेजी काल में 56 इंच का सीना लेकर के अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश में उस कुरान पर टिप्पणी लिखी है। ये काम किसका है? और संपूर्ण आर्य जगत में एक महेंद्रपाल आर्य को छोड़कर इस विषय पर ना तो कोई बोलने वाला विद्वान है, और ना इस विषय को कोई जानता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आर्य समाज में जो इन लोगों ने अपनी दुकानदारी चला रखी है, या आर्य समाज को डुबोने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं लिखा अपने लेख में कि ब्रह्म समाज आर्य समाज से पहले उसका जन्म हुआ था। आर्य समाज का जन्म हुआ था 1875 में, ब्रह्म समाज का जन्म हुआ था 1826 में। लेकिन ब्रह्म समाज आज वेंटिलेटर पर है। शायद आने वाला समय में आर्य समाज को यह लोग भी वेंटिलेटर में ले जाने की कगार पे पहुंचा दिए होंगे। ये सब हो रहा है। तो मैं कितना दुख दूं आप लोगों को, क्योंकि मैं सच बात कहता हूं, इसीलिए किसी को पसंद नहीं है। ये लोग कहते हैं सच बात कड़वी है। सच बात कड़वी नहीं है। सच बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, सच बात सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। कोई रसगुल्ला को कड़वी कहे तो रसगुल्ला कड़वी हो जाएगा क्या? तो सच कड़वी कैसे हो जाएंगे? इसीलिए सत्य को बोलने के लिए स्टेमिना चाहिए। ऋषि दयानंद ने इसीलिए बोला, क्या बोला कि सत्य के ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य कौन? तो दयानंद ने उसको भी खोला कि सत्य को बोलना और बुलवाना
असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अभी समझता हूँ। यार ये समाजी सत्य तो बोलते नहीं है, लेकिन ये झूठ तो मैं पकड़ा दिया आप लोगों को। वो बोल रहा है मेरा कोई, मैं कोई नहीं था, अधिकारी नहीं था, पर्यवेक्षक नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो ये झूठ क्यों बोल रहा है? ये झूठ तो मैं पकड़ा दिया हूं ना, इसलिए मैं बोला ना कि झूठ का पर्दाफाश करूंगा। भाई तू आया किस लिए था फिर, जब कुछ नहीं था? तो शक्ल दिखाने के लिए आया था, फोटो खींचने के लिए आया था, फोटो खिंचवाने के लिए आया था, गलत बयानी करने के लिए आया था। मेरे से सहन नहीं हुआ, मैंने बड़ी सभा में इसका विरोध किया। और ये जितने हिंदी भाषी लोग थे उन सब हिंदी भाषियों को भी सहन नहीं हुआ मेरी बात। तो आज यहाँ परिस्थिति ये है। इस परिस्थिति में बंगाल को इन लोगों ने ला खड़ा किया है। ऋषि दयानंद के मंतव्यों का उजागर बंगाल में नहीं हो रहा है, इन लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस हृदय विदारक घटना को मैं अपने पास तक सीमित न रखूं। रात भर मैं सो नहीं पाया, रात 12 बजे तो घर पहुंचा, फिर मैं भोर में 4 साढ़े 4 बजे उठ करके मैं फिर ये लिखना शुरू कर दिया। तो 3 पेज आज लिखा, कल 1 पेज लिखा। 1 पेज के लिखने से विनय का फोन आया, आज 3 पेज के लिखने से डॉलर गंजी वाला गुप्ता का फोन आया, जिसको प्रधान बनाया गया, दीनदयाल गुप्ता। इसलिए रुक्का पड़ गया, मेरे लेख ने रुक्का डाल दिया, खलबली मचा दी इन लोगों के बीच में। क्यों? कि सत्य वो चीज है जो किसी को सहन नहीं है। इसलिए बंधुओं, सत्य के साथ जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, ऋषि दयानंद का मंतव्य पूरा नहीं हो पाएगा। ऋषि दयानंद का मंतव्य क्या है? सत्य को बोलना और बुलवाना। खुद बोलो, औरों से भी बुलवाओ। असत को खुद छोड़ो, औरों से भी छुड़वाओ। तो ये लोग तो असत को ही अपने गले में लगाए हुए हैं, असत को कैसे छोड़ेंगे? दीनदयाल गुप्ता के लिए भी मैं बोला कि वो बोल रहे कि मैं तो बंगाली, उसका विरोध नहीं किया, बंगाली वो उदय सरकार को लेकर के मंत्री है, उदय कर लेकर के चल, तो जब उदय सरकार को लेकर के चल रहे तो फिर योगेश का नाम क्यों और कैसे लिया आपने? योगेश को मंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? झूठे मक्कार, योगेश को मंत्री क्यों बनाना चाहते हो पहले बताओ दीनदयाल गुप्ता। योगेश का नाम तुमने लिया और तुमने ये भी बताया कि पति पत्नी का संबंध मंत्री और प्रधान का, ये भरी सभा में बोलने की बात थी? ये कोई पढ़े लिखे आदमी का काम था? यानी अंधों में काना राजा, वही वाली बात हो रही है। तो खैर मैं जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। मैं केवल लिख करके ही नहीं दिया, मैं उसको बोल करके भी आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को रोक करके भाई मगनलाल जी से विनती करूंगा कि मगनलाल जी, हमारी टीम जो आप चला रहे हैं, भले ही वो टीम मेरी बनाई हुई हो, और जितने लोग, कितना हमने कन्वर्जन किया, कितने वैदिक धर्मी बनाए, कितने इस्लाम वालों को वैदिक धर्मी बना करके उन लोगों के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो काम कर रहे हैं, और उसका अधिनायक आप हैं भाई मगनलाल जी। आप अपनी जुबान से जरा बताइए कि कैसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से वो आपके साथ लग कर काम कर रहे हैं, ऋषि मंतव्यों को उजागर कर रहे हैं, ऋषि सिद्धांतों को औरों तक पहुंचा रहे हैं। भाई मगनलाल जी अवश्य 2 शब्द बोले। सादर नमस्ते कर्नल जी नमस्ते। और पंडित जी। काम तो सारा आप ही कर रहे हैं। आप हमको जैसा मार्गदर्शन दे रहे हैं उस मार्गदर्शन के अनुसार ही हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। बाकी जो लोग को सत्य जानना समझना है, उस पर भी ईश्वर की कृपा होगी तब ये बात बनती है। बिना कृपा के वो भी बात नहीं बनेगी। जिस पर विशेष कृपा रहती है उसको सत्य समझ सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि विनय जी वहां किसके लिए आए थे, तो अभी उसने भी झूठ बोला कि जिस कार्य के लिए आए थे तो उससे पहले क्यों नहीं आते थे, अब बाद में भी नहीं आएंगे। तो उसे सत्य बोलना चाहिए ना कि भाई मैं इस काम के लिए आया। झूठ बोलने से क्या लाभ हो। और उसके साथ में कौन आए थे? वाचोनिधि जी। हाँ जी।
तो वाचोनिधि जी आपके 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 प्रांत के हैं, जरा आप प्रकाश डालिए वाचोनिधि जी। तो वाचोनिधि जी ये पश्चिम पाकिस्तान से, और पूर्व पाकिस्तान में क्या करने को पूरा भारत को कूद के आए। तो आना चाहिए, उसमें कौन आना अच्छी बात है, परंतु उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। आना कोई बुराई नहीं है, परंतु उद्देश्य स्वच्छ होना चाहिए, उद्देश्य स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ और स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, तो बंगाल की परिस्थिति को आप जानते ही नहीं है। आप बंगाल में चुनाव कराने के लिए आ गए, और बंगाल से चुनाव कराने के लिए दिल्ली से क्यों आएंगे? जी। और ये सब दीनदयाल के पाले हुए हैं, दीनदयाल के चमचे हैं, ये सब दीनदयाल के पाले हुए हैं, दीनदयाल से पैसा देते रहते हैं, क्योंकि ये आर्य समाज के वो भंवरे हैं। मैं लिखा, ये आर्य समाज के वो भंवरे हैं, धनवान लोगों के ऊपर जाकर बैठते। ये है इनकी असलियत। ये क्या लिख रहे हैं कृष्णदास? वो बाद में देखेंगे क्या लिख रहे हैं। आप बोलिए पहले, वो बाद में देखेंगे कृष्णदास कौन है। नहीं, ये इसको लेना पड़ेगा। ये क्या लिख रहे हैं? क्या लिखा है देखो। महेंद्रपाल जी, आयु कुछ दिन ही शेष बची हुई है, परम धनी के द्वारा में आ जाइए। परम धनी के द्वार में आ जाइए। आप जी का कथा जो है वो लोक वेद पर आधारित है। परम संत रामपाल जी महाराज से जीवन कल कल्याण। अब देखिए ये मूर्ख कहां से आ गया, ये हरामजादा जो रामपाल को जेल से निकाल, पहले अपने बाप को जेल से निकाल के लिया, हरामजादे कहीं का। अपने बाप को पहले जेल से निकाल करके ला, फिर उसके बाद बात कर। रामपाल जेल में क्यों है? रामपाल अगर संत है और संत है तो वो जेल में क्या हवा पानी बदलने के लिए गए हैं? तेरा अब्बा जेल में क्यों है बे? जी आर्य जी बताइए। जी, तो अगले रविवार को सब मीटिंग है, तो उसमें देखेंगे अगला कार्य क्या करना है। और कर्नल साहब के उधर गया हुआ था, परंतु कर्नल साहब उस समय नासिक गए हुए। अच्छा। दो दिन था उधर कर्नल साहब के नगर में। तो आप गुरुकुल कांगड़ी गए थे, क्या देखा? गुरुकुल इंद्रप्रस्थ गए थे, क्या देखा? वो भी थोड़ा 2-2 मिनट बोलिए तो। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ देख के तो हमारा हृदय भी रोने लगा। ऐसा गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की हालत है। उसी गुरुकुल का प्रोडक्ट मैं हूँ। मेरे समय में वो गुरुकुल मर्यादापूर्ण गुरुकुल था। लोग देखने के लिए आते थे वहां स्वामी शक्तिवेद जी के काल में। अब तो वहां जाने से रो करके आएंगे, जैसा आप बोल रहे हैं। तो आज की दशा ये बना दी है इन लोगों ने। ये आर्य समाजी हैं, ये तथाकथित, इसीलिए मैं बोलता हूँ तथाकथित आर्य समाजी। वहाँ पे जो इंद्रप्रस्थ की जो जगह है, वहाँ पे कॉलोनियां बन रही है अभी। हाँ, इन्होंने बेचा है ना, जमीन बेचा है, इसलिए जमीन बेची जा रही है। तो ये आर्य समाजियों का कार्य है। जो कि 1100 बीघा जमीन पर गुरुकुल अवस्थित है, जिस गुरुकुल का मैं प्रोडक्ट हूँ, जिस स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से वो गुरुकुल बनी है। युगल किशोर बिरला जी ने अपना धन लगा करके वो गुरुकुल बनाया है। मैं उसी गुरुकुल में पला हूँ, मैं उसी गुरुकुल का प्रोडक्ट हूँ, मैं उसी गुरुकुल का स्नातक हूँ। लेकिन आज मगलनाथ जी बतला रहे हैं कि वहां गुरुकुल में देख करके हमारे आंख से आंसू आने लगे। ये है दशा, ये है आर्य समाजियों की दिशा। इसीलिए हमारे भाई खंडर हो गया, खंडर। हाँ, वेद कुमार जी ने बहुत ठीक लिखा कि ये आर्य समाज नहीं, इन्होंने आय समाज बना दिया। आय समाज, जहां पर आय है वहीं पर ये लोग हैं।
और वेद कुमार जी आर्य जगत के एक मूर्धन विद्वानों में से, डॉक्टर वेद कुमार आर्य एक मूर्धन विद्वानों में से हैं, जो ईस्ट ऑफ कैलाश आर्य समाज में पुरोहित रहे हैं। अब वो बेंगलोर में जाकर के अपने बेटे के पास रह रहे हैं। तो वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरा समर्थन करते रहते हैं, उन्होंने लिखा है। तो गुरुकुल कांगड़ी में क्या देखा वो भी 1 मिनट में बोल दीजिए। गुरुकुल कांगड़ी में तो जैसे हमने एंट्री किया तो पहले बोले कि आप परमिशन लो, तो जो परमिशन देने के लिए जो वहाँ पे वो व्यक्ति बैठे थे, तो उससे हमने पूछा कि जो हमने अभी आपके माध्यम से ईसाई में से जो हम अपना धर्म में आए, साइमन जी, उसकी बेटी को उसको गुरुकुल में एडमिशन देना था। हमने सोचा कि चलो यहीं से मार्गदर्शन लेते हैं। आपको मुंह को रोक करके मैं बोल रहा हूँ, माननीय कर्नल साहब, आपने सुना है या आपके बंबई की घटना है। साइमन जी ईसाई थे, डॉक्टर है, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। मेरे संपर्क में आने के बाद मैंने भाई मगनलाल जी से जोड़ दिया। आज वो वैदिक संस्कृति पर विश्वास रखने वाले अपनी बेटी को गुरुकुल में पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आओ, कौन आ रहा है? दीनदयाल जी, इस काम को करने वाले हैं आप। इस काम को कभी करके देखा है आपने? चुनौती दे रहा हूं। भाई मगनलाल जी वही कह रहे हैं कि साइमन जी की बेटी दोनों समय उसके घर में यज्ञ होता है, सुबह और शाम दोनों समय। देखिए समन जी हमारे साथ भी जुड़े हुए, हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। माननीय कर्नल साहब, आप सुन लीजिए, आपके सामने ये भाई मगनलाल जी बतला रहे हैं कि ईसाई परिवार से जो हमने लाया है, पति पत्नी दोनों डॉक्टर है और बंबई में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे लोग आर्य समाजी बनने के बाद दोनों समय पति पत्नी घर में यज्ञ करते हैं अपने बच्चों को लेकर के। ऐसा काम कोई आर्य समाजी किया हो तो बताओ। आओ, किसको मैदान में आना है? कौन आ रहा है महेंद्र पाल के किए हुए काम का मुकाबला करने के लिए? आओ, सामने आओ, कौन है? मैं देखना चाहता हूं। जी आगे बोलिए। उसी प्रकार आपके द्वारा और हमारे ऑफिस में ही जी जय भीम से किशोर कुमार जी, जय भीम से किशोर कुमार को भी लाने वाला मैं हूँ। मैं मगनलाल जी के टच में कर दिया हूँ। तो इस तरीके का काम हमारा निरंतर चल रहा है। भाई मगनलाल जी उसके वो धरोहर हैं जो बंबई में इस काम को पकड़े हुए हैं, उजागर कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास कोई धन नहीं है, मैं तो खुद टटपुजी आदमी हूँ। मैं तो दूसरे मित्र मंडली के दी हुए दान दक्षिणा से जीता हूँ। बाकी माननीय भाई मगनलाल जी एक बिल्डिंग कंट्रैक्टर मात्र हैं। वो भी कोई धनवान नहीं है, वो धनाढ़ नहीं है, लेकिन दिल देखिए, दिल कितना बड़ा है। देखिए कि अपना खर्च लगा करके, डाक खर्च लगा करके वैदिक साहित्य का वितरण कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की टीम बना करके जो ईसाई से छोड़ करके आ रहे हैं, इस्लाम से छोड़ करके आ रहे हैं, उन सबको लेकर के ये जुड़े हुए हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे भारत के किसी अन्य प्रांत में हो, सभी प्रांतों में हमारा काम है। इस तरीके से काम चल रहा है। ये महेंद्र पाल आर्य का किया हुआ काम है। मैं चुनौती दे रहा हूँ। भाई मगनलाल जी खुद कह रहे हैं, देखिए सुन लीजिए, बोलिए आर्य जी। प्रति सप्ताह लगभग 10 से 12 प्रत्येक प्रकार पूरे भारत भर में जाता है। दोहा कतार से भी फोन आते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हम लोग जैसा वापस आएंगे हिंदुस्तान में तो हम आपसे शुद्धि करवाएंगे। अब देखिए, दोहा कतर में मेरे द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई है। देव नारायण यादव वहां नेपाल का रहने वाला है, जनकपुर का, उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई। और इसी दोहा से बहुत सारे हिंदू लोग, मुसलमान लोग हमारे साथ जुड़े। 2 मुसलमान जो हैं, जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं एकदम, मगनलाल जी उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम आते ही आपके साथ हो जाएंगे और सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करेंगे। ये सारा काम मेरा किया हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। आओ दीनदयाल गुप्ता जी, योगेश को भी लेकर के आओ।
कौन आ रहा है? बुलाओ विनय को, बुलाओ धर्मपाल को। कौन आ रहा है? सार्वदेशिक सभा से हो या दिल्ली सभा से हो, कौन आ रहा है मेरे इस काम का मुकाबला करने के लिए? सुन लो। ये तो बम्बई में हमारे जो हिंदू मत पंथ संप्रदाय जो भी है, उसका एक कोरा केंद्र करके स्थान है, वहां पे 100 स्टॉल लगे थे जी। अलग अलग आरएसएस वालों के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ था। तो उसमें हमें भी न्योता दिया कि आप भी लगाओ स्टॉल, पर हमारे पास वो कहाँ पे मटेरियल था कि हम लगाएंगे। तो हमने विनय जी से फोन किया था दिल्ली जी। तो उस समय उसने भी हमको सहयोग नहीं किया। दुनिया वालों सुन लो एक बात और, मैं तो बोला विनय आर्य कौन है। अब ये भाई मगनलाल जी की जुबानी सुनिए आप लोग कि हमने वहां पर उन गैर आर्य समाजियों में अपने स्टॉल लगाने के लिए हमारी पास कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने विनय आर्य को फोन करके उनसे सहयोग की मांग की, लेकिन विनय आर्य ने हाथ खड़ा कर दिया। ये है तथाकथित आर्य समाजी। यही पर्दाफाश मैं करने में बैठा हूं। इसलिए मगनलाल जी की जुबानी सुनिए क्या हुआ फिर आगे। और फिर हमने सांता क्रूज आर्य समाज से थोड़ा सहयोग मिल गया। मेरे पास जो साहित्य था वो और सांता क्रूज आर्य समाज का साहित्य मिक्स करके फिर घाटकों पर आर्य समाज तो पूरा हमारा पाटीदारों का ही है। जी, तो वहां से मुझे सहयोग मिला और जैसा एंट्री मिलता है वो एंट्री में ही अपना स्टॉल लगा था। अच्छा, बहुत बढ़िया स्टॉल लगा था। गेट पे दुकान लगा दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद के बात है। देखिए माननीय कर्नल साहब भी ताली बजा रहे हैं आपके की कार्य को। तो मैं सांता क्रूज आर्य समाज का तो सदस्य मैं ही बनवाया आपको प्रेरणा दे करके। जी जी। सांता क्रूज आर्य समाज के आप सदस्य हैं। तो वहां पे उसने सांता क्रूज आर्य समाज ने भी शर्त रखी थी कि आप हमारा बैनर लगाएंगे। मैं बिल्कुल लगाएंगे, हमको उससे हमारे बैनर से हमको मतलब नहीं। हम लोग को बैनर कहाँ है? हमारा तो बैनर भी नहीं है। हम ना नार है ना बैनर है। हमारा घूमती फिरती आर्य समाज है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई मगनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे द्वारा जोड़ा हुआ काम है भाई मगनलाल जी किस तरीके से उसे अंजाम दे रहे हैं उसे आप लोगों ने देखा। और एक सच्चाई का उजागर मैं आज और करना चाहूंगा कि हम लोगों ने कभी भी झूठ को प्रोत्साहित नहीं किया, झूठ का साथ नहीं दिया, झूठ का सहयोग नहीं किया, हमेशा सत्य को उजागर करते रहे। ऐसे ही माननीय कर्नल साहब, माननीय सुरेश पाटिल साहब जो एक्स कर्नल रहे हैं और उनका सुपुत्र अर्जुन पाटिल जी समय कर्नल हैं, जो माननीय कर्नल साहब ने मुस्लिम ब्रिगेड करके एक संस्था इन्होंने कायम की। उन्हें भी सच्चाई को उजागर करने का अवसर दिया गया, सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। जब उन्होंने सत्य को तिलांजलि दिया, माननीय कर्नल साहब जिसके संस्थापक है, जिस संस्था का जन्मदाता है, उनको फौरन त्याग दिया है। ये देखो हमारा काम। कर्नल साहब जरा प्रकाश डालिए उस पर। ये बंगला में सत्यार्थ प्रकाश। सुबह में वॉकिंग पे जाता हूँ मैं, तो वहां पे बंगाली मिल गया ना। जी जी जी। पंडित जी पुनश्च नमस्ते। मगनलाल जी पुनश्च आपको भी नमस्ते। जी जी। पंडित जी आप तो आपकी तारीफ करें उतना कम है। आप सत्यवचनी हो, आप झूठ को हमेशा पर्दाफाश करने के पीछे लगे रहते हो। आपका तो मतलब आपकी ऊर्जा इतनी सराहनीय है। रात को तो आप 12 बजे वहां कैसे पहुंचे होगे और सुबह 4 बजे उठ के आप ये लिखते हो। मतलब जिसको मैं अंग्रेजी में कहूँ हैट्स ऑफ टू यू। मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ आपको कि आपको इस उम्र में भी आपको ये चिंता पड़ी हुई है कि ये सनातन संस्कृति है, ईमानदारी, सच्चाई, प्यार, मोहब्बत सब जगह पे जानी चाहिए। आपका स्वार्थ इसमें कुछ भी नहीं है। आप निरंतर
समाज की सेवा करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके लिए जो ऋषिवर दयानंद जी के जो विचार है वो लेके आप उजागर करना चाहते हो। तो खैर इससे पहले जो आर्य समाज के बारे में आपने बताया, खैर वो तो आपने बहुत अच्छा सुंदर विश्लेषण किया, उसके ऊपर मैं तो ज्यादा ना बात करूं, लेकिन आप वैदिक सिद्धांत आगे समाज के सामने लाने की कोशिश करते हो। अच्छा, बात रही जो मैंने 30 साल पहले छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड नामक एक संगठन शुरू किया था, उसके पीछे जैसे आर्य समाज में आप सच्चाई की बात करना चाहते हो, वहां भी मैंने वो बात करने की कोशिश की। हमने कहा कि भाई ये मुसलमानों का तो वली अल्लाह छत्रपति शिवाजी महाराज होना चाहिए, ना कि औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने भाई को मारा, बहन को लाल किले से नीचे गिरा दिया, बाप को मारा वगैरह, वो इतिहास में नहीं मैं जाना चाहता। तो ये विषय लेके मैंने 30 सालों से काम शुरू किया था। लेकिन अभी देखिए, थोड़ा इतिहास 2 मिनट में ज्यादा ले सकता हूँ पंडित जी आपके परमिशन से। तो जब बैरिस्टर जीना ने, मेरा शुरुआती काम में मैंने ये लोगों को जब बताने की कोशिश की, बैरिस्टर जीना ने जो पाकिस्तान की नींव डाली, उन्होंने कहा 1947 में कि भाई हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा पहरावा अलग है, हम तो छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले लोग हैं, हमको अलग देश चाहिए। तो फिर ठीक है, गांधी नेहरू ने बता दिया कि ठीक है इलेक्शन कराओ। तो इलेक्शन में तो सबने कहा कि 100% हमको नया देश चाहिए, आपको दे दिया। गए कितने? 2% भी नहीं गए, जो जितने यहाँ रह गए। तो अब यहाँ रहते हो तो यहाँ प्यार मोहब्बत ईमानदारी से रहना चाहिए। अब तो आप कहते हो, एक उल्लू का पट्टा हैदराबाद से कहता है कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, मैं 100 करोड़ को खत्म कर दूंगा। और एक बंबई का एक वारिस पठान नामक, जिसके शरीर पे कोट भरे हुए, मैं इसकी बुराई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो भी ये कहता है कि मेरी शेरनी आएगी और 100 करोड़ को काट देंगी। अरे क्यों? जैसे अभी आपको पता है पंडित जी, हम भूतपूर्व सैनिक पानी के ऊपर काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और पूरे देश में हमारे उसके ऊपर काम है। तो पानी के ऊपर जो काम हो रहा है, या उसके कारण जो मिट्टी निकाल के किसानों को दे रहे हैं, तो सभी के लिए ये पानी, सबके लिए है। ये कोई महेंद्रपाल आर्य जी या मगनलाल सर के लिए नहीं है, सबके लिए पानी है। तो आपको वंदे मातरम कहने में क्या प्रॉब्लम है? जनगण मन में क्या प्रॉब्लम है? तो एनीवे, ये सारा विचार लेके हमने काम शुरू किया था, 30 सालों में काम किया। लेकिन बीच में एक महीने पहले कई मेरे साथ जो मुस्लिम बच्चे थे, उनमें से चुपके से कई लोगों ने जाके ये नुपुर शर्मा के विरोध में कलेक्टर को एक निवेदन दे दिया। हालांकि हम कोई धर्म संसद नहीं था, जब मैंने ये संस्था शुरू की तो हम धर्म संसद नहीं है। हम तो जैसे आप सामने बैठे हुए, आप एक इंसान, एक ईमानदारी व्यक्ति बैठ के काम जैसे करते हैं, उसी प्रकार हमने भी वो काम शुरू किया था। लेकिन इन लोगों ने जाके इस तरह से वो निवेदन दिया, और आगे चल के आपने देखा कैसे अमरावती में भी कैसे सर तन से जुदा किया, फिर उधर उदयपुर में कैसे हुआ। तो ये इसके लिए यहाँ के जो मुस्लिम है उनको ये समझना चाहिए, लेकिन उन्होंने चुपके से उधर गया। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो सच्चाई बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे महाराष्ट्र में मैं जा जाके हर एक मस्जिद के बाहर मैं फूल बांटता रहता था। दोपहर का मस्जिद के बाद में मैं, अब तो काफी लोग साथ में हो चुके थे, कारवां बढ़ चुका था, लेकिन शुरुआत में तो मैं और मेरी मिसेस, हम लोग बाकायदा स्कूटर पे जाके ये काम करते थे। आइडिया ये था कि लोगों के मन जुड़ जाए। अब ये तो खुद को कहते हैं कि माइनॉरिटी कैसे माइनॉरिटी है आज के दिन में? अब तो आबादी के 1% अगर हो, यूएनओ का राइडर है, तो आप माइनॉरिटी हो सकते हो। आज तो आप 28% हो और आपने सब कुछ ले रखा है। माइनॉरिटी कमीशन भी है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, सब कुछ है। खैर उस विवाद में मैं अभी नहीं जाना चाहता। तो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि देखिए कि यहाँ के मुसलमानों ने शिवाजी को अपना वली अल्लाह कहना चाहिए। अब एक नमूना हैदराबाद से आके या औरंगजेब की मजार पे चद्दर चढ़ाता है। मैं तो हैरान हूँ कि जैसे आप हमेशा कहते हो आर्य समाज के बारे में कहते हो, और आप बाकियों के भी बारे में कहते हो, सो कॉल्ड हमारे हिंदुओं के बारे में भी कहते हो, वो सब सोए हुए, वो इधर आके लोगों के मन में जहर फैल रहा है। और मेरे साथ काफी सारे जो मुस्लिम बच्चे अच्छी तरह से जुड़ गए थे, जिनको हम लोग शिवनेरी है जहाँ छत्रपति जी का जन्म हुआ, वहां उसको 18 फरवरी को जाके हम उसकी पूरी साफ सफाई रात भर करते थे, और 19 को सुबह उनकी जो पालकी निकलती थी उसको ये मुसलमान बच्चों को कंधा लगाने का मैंने उनको एक क्या कहते
मौका दिया, मौका यानी उनको एक सम्मान मिला उनको। लेकिन बहुत सारे पिछले 5-6 सालों में हमारे साथ जो बॉर्डर पे जो मुस्लिम बच्चे थे, मोमिन थे, वो वापस उधर गए MIM में, क्योंकि वो जहर उगाल रहा है। तो ये सारा देख के दिल दुख जाता है। और पंडित जी, आपने आज दोपहर को एक बहुत सुंदर डॉक्टर रिजवी का एक क्लिप भेजा, जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि यहाँ 4% जो मदरसे में बच्चे जाते हैं, उनके तो सब कहते हैं कि नहीं मदरसे में ये है, मदरसे में वो है, लेकिन उन्होंने ये अच्छी बात उजागर की कि भाई जो 96% बचे हुए वो भी तो वैसे ही है। अभी वो खुद ही कह रहे हैं कि ये जो गवर्नर है केरला का, वो भी तो वैसे ही मानसिकता का है। अभी इससे अच्छा तो देश दुनिया में कोई भी नहीं होगा। यहाँ तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो, आप उपराष्ट्रपति बन सकते हो, क्रिकेट का कैप्टन बन सकते हो, गवर्नर बन सकते हो, आप क्या नहीं बन सकते। यहाँ तो मजे ही मजे, आप जो चाहे वो करो। और ये जो अपीसमेंट पॉलिसी पहले वाले सरकारों ने कर रखी है, उसके कारण तो यहाँ तो आपने देखा महाराष्ट्र में तो मदरसों में क्या सिखाते हैं, वो तो मदरसे तो ठीक है, लेकिन बाकी 96% उसके अंदर वो डॉक्टर रिजवी साहब ने तो ये भी उजागर किया कि जो आर्मी के जनरल्स है वो भी उसी प्रकार से उनके मन के अंदर भी वो जहर फैला हुआ है। तो ये सारा विचार करने के बाद में मैंने कहा कि हम कितना भी अच्छा ही बताने की कोशिश करें इनको, और उनको मुख्य प्रवाह में लाने की मेरी कोशिश थी कि भाई देखो, अगर ये देश को महासत्ता बनना है तो जो हमारा मुख्य प्रवाह है, मुख्य धारा है, उसमें ये लोग आने चाहिए। लेकिन ये आने नहीं चाहते और ये खुद को माइनॉरिटी कहते हैं। जब माइनॉरिटी हो जाती है तो ये और सुकड़ जाते हैं, और इतना ना सुकड़ जाते हैं तो वो झाल बन जाते हैं। और झाल बनने का एक एग्जांपल बताता हूँ। यूपी में किसी बच्चों ने किसी मुसलमान बच्चों के ऊपर रंग डाल दिया और रात को आके उन्होंने उसको गर्दन उतार दी, तो हाथ पांव तोड़ दिए। मतलब इससे कौन सा इनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो ये सारा विचार करने के बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई इनके साथ काम करने का कोई मकसद नहीं है। हालांकि बड़ी हमारी कोशिश यही है कि भाई ईमानदारी से, सच्चाई से काम करे। जब मैं फौज में था तो मेरा कंपनी कमांडर एक मुसलमान था, मेजर MH खान। तो उसकी डेड बॉडी जो पाकिस्तान में 1-1.5 किलोमीटर अंदर थी, तो उसको लाने के लिए मैं वॉलंटियर हुआ। हालांकि मेरे पलटन के बाकी हमारे कमांडिंग ऑफिसर, मैं तो उस समय यंग ऑफिसर था, मैं 71 की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अरे सुरेश, वो तो सड़ गए हो गई बॉडी, अभी अंदर क्यों जाना है, क्या क्यों जाना है। और माइनफील्ड से 1.5 किलोमीटर अंदर जाना और उसी के लिए 4 जवान इकट्ठा करना, क्योंकि उनको स्ट्रेचर पे लाना था। वो कैसे किया होगा, अगर कोई शक्ति हो, उसी को पता हो। तो मैं अक्रॉस गया, हर चप्पे पे माइनफील्ड होता है। अगर माइन के ऊपर अगर पांव गिर गया तो पूरा शरीर उद्ध्वस्त हो जाता है। तो तभी भी हम अंदर गए 1 किलोमीटर, और वो मेजर खान की डेड बॉडी लेके वापस हम आए। और उस समय हमारे 47 जवान उस लड़ाई में 14 दिसंबर को हमारे मारे गए 71 में। तो उसमें से 47 जवान मैं अपने आंखों से, मैंने अपने हाथों से देखा है कि उसके 47 जवानों के नाले के अंदर उनके ऊपर 200 250 लीटर डीजल डाल के हमने जला दिया। खान साहब की तो हमने वहां मजार बन गई, वो बात अलग है। कहने का मकसद ये है कि आज के दिन में तो हमारा सैनिक जब आता है तो ठीक है, उसको तिरंगे में लिपेट के लाते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं कलेक्टर वगैरह वगैरह। बट हमने इतने बुरे दिन देखे हुए, तो मैंने मेजर खान की डेड बॉडी लाने का मकसद यही था। और वहां भी जो मैंने उनका जो एक फौजी अफसर कर्नल था, उसको भी मैंने यही बताया कि भाई भाईचारा, ईमानदारी, सच्चाई से ये दुनिया चलनी चाहिए। ये खून खराबा हम क्यों करना चाहते हैं। तो ये खून खराबा 47 में भी हुआ, बाद में भी हुआ, और अब भी हो रहा है। गले कट रहे। और जो उदयपुर में जो लड़के को मारा, तो वहां के पूरे मोमिन इकट्ठा होके पुलिस चौकी में गए, और पुलिस चौकी में वहां पुलिस चौकी जलाई, और वो वहां के पुलिसों के भी उनको क्या कहते हैं, गर्दन अलग करने का प्रयास किया। वो हॉस्पिटल में पुलिस है आज के दिन में। तो ये सब देखने के बाद में मन मेरा विखिन्न हुआ, और लगा कि मानव मात्र के लिए जो आप काम कर रहे हैं, आपके साथ हम और जुड़ के काम करना चाहते हैं। हम तो फकीर आदमी, हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, ना घर है ना दार है, सब बेच बाच के हम लोग आप समाज में लगे हुए हैं। बट ये इससे प्रेरणा मिलती है, आनंद मिलता है। जैसे आप कहते हैं कि आपको 4 घंटे भी नींद होती है तो लगता है 10 घंटे नींद होगी, क्योंकि आप मन से सुखी हो, अंदर से सुखी हो, ज्ञानी हो, और समाज के प्रति अच्छा करना चाहते हो। तो मैं ये रिजवी साहब का जो वीडियो है, मैंने काफी हजारों लोगों के पास भेजा,
और मतलब ग्रुप्स को भेजा आपने, जो दोपहर को भेजा था, तब से मैं अभी तक वही भेज रहा था, क्योंकि 5 से ज्यादा को भेज नहीं सकते, तो वो 5 करते मैंने भेजने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि ऋषि दयानंद किसी की बुराई नहीं कर रहे, ऋषि दयानंद तो मानव मात्र की बात कर रहे। किसी, आप जैसे हमेशा आपके उजागर करते हो कि कीट पतंग पशु पक्षी इंसान सबकी सेवा करने की बात करते। अभी देखो, अब ये 8 दिन के बाद में अभी यहाँ पूना में बकरे, हजारों में बकरे आए हुए, अब उसकी गर्दन कटेगी और खून की नदियां बहेगी। तो ये सारा मन विखिन्न हो गया, और इसलिए मैंने ये छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड नामक जो संगठन है, जो 30 साल पहले शुरू किया था, 33 साल पहले, उसको छोड़ दिया है, ताकि लोगों को भी पता चले। और ये डॉक्टर रिजवी साहब ने भी ये बात कही कि आपके फौज के जनरल लोग भी दिमाग में परमात्मा आपको और शक्ति दे इस सच्चाई को अपने जीवन में उतारने का, सच्चाई को उजागर करने का। दुनिया वालों सुन लो जरा कि महेंद्र पाल आर्य अकेला नहीं है। माननीय ब्रिगेडियर अपने माननीय कर्नल साहब जो सुरेश पाटिल जी हैं, कर्नल सुरेश पाटिल जी, इसी सच्चाई को अपने जीवन में उतारा, और जो अपनी बनाई हुई संस्था, जब उसके लोग जिनके भलाई के लिए इन्होंने संस्था बनाई, जब वही लोग विरोध में हो गए तो इन्होंने फौरन उस संस्था को छोड़ दिया। ये सच्चाई किसी और के पास है? आओ मैदान में आओ। कौन इस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है? ऐसे सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ कौन है जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए अपने को समर्पित करे? यही कारण बना कि माननीय कर्नल साहब का और हमारा यही परिचय होने का। लेकिन मैं आज माननीय कर्नल साहब के वक्तव्य में एक नई बात जोड़ना चाहता हूं जो कभी मैं बोला नहीं। और वो नई बात ये है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने मिस्टर खान को उस पाकिस्तान से अपने कंधे पे या स्ट्रेचर में लेकर के आए 5 जवान मिलकर, आपने साथियों को लेकर, लेकिन उधर वो पड़ा रहता तो भी वो मुसलमान था, वहां पर उसका कब्र में दफनाया जा सकता था। लेकिन आपने अगर इस काम को किया तो केवल और केवल राष्ट्रीयता की भावना से, इंसानियत की भावना से इस काम को किया है कि आखिर वो हमारा साथी है, आखिर वो हमारा भाई है, हमारा अफसर है, जिनके ऑर्डर से हमने काम किया है, उनके साथ ये हो तो हमें कर्नल सुरेश पाटिल को सहन नहीं था। ये तो जीते जागता प्रमाण आपका जीवन है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक बात जो आपने कही कि भाईचारा, पर मैं हिंदुओं के इस भाईचारा शब्द का बड़ा विरोधी हूं, क्योंकि इस्लाम में जिसको बहन को अपना भाई नहीं भाया, जिस बहन का भाई इस्लाम नहीं हो पाया, वो और आपका भाई कहां से हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? वो तो चारा बना रखा है। भाई बहन का भाई कैसे नहीं हुआ, मैं प्रमाण दे रहा हूं। आदम के बेटा बेटी जन्म लिए, उन सब भाई बहनों में शादी हुई। तो जो अपने सगे बहन को शादी करे, सगे बहन की शादी जिस भाई को जो भाई करे, तो भाई और बहन कहाँ हुआ? वो बहन का भाई कहाँ हुआ? तो जब भाई का बहन नहीं हुआ तो हमारे और आपके भाई कहाँ से हो जाएंगे? इसलिए हमारे नरज बिष्ट जी कुछ सहयोग राशि मेरे लिए भेजे हैं, और इन्होंने लिखा है कि नमस्ते गुरुजी, और सभी भाइयों को धन्यवाद। गुरुजी, मैं सत्य को किसी भी कीमत पे सौदा नहीं करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। देखिए माननीय कर्नल साहब, यही तो बड़प्पन है आपकी कि आपसे, भाई मगनलाल जी से, मुझसे प्रेरणा लेकर के आज हमारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सत्य के साथ सौदाबाजी ना किया हूं, ना करूंगा, और ना किसी को करने दूंगा। इतनी बड़ी बात कौन कह सकता है? जिनके पास कलेजा होगा, जिनके पास सच्चाई होगी, जो सच्चाई को अपने जीवन में उतारे होंगे, वही इस काम को कर सकते हैं। तो ये बच्चे हम लोगों से, हमारे आपसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े। देखिए भाई मगनलाल जी,
दुनिया वालों को दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ सत्यार्थ प्रकाश, मौलाना को भी हम दे रहे हैं। और थोड़ा राइट, मेरे राइट की तरफ करिए, मौलाना साहब को दिखाई नहीं पा रहे। आप अपना लेफ्ट में ले जाइए, लेफ्ट में, हाँ, और लेफ्ट में, और लेफ्ट में देखो। हाँ, वो विनय आर्य और राज धर्मपाल और जितने भी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकर्ता अधिकारी हैं, और देखे ये डॉलर गंजी के मालिक दीनदयाल गुप्ता, एक मौलाना को सत्यार्थ प्रकाश देने का काम अगर किसी का है वो महेंद्रपाल आर्य की टीम का है। मैंने भी जमशेदपुर में एक मौलाना को इस तरीके से दिया। तो ये मौलाना को सत्यार्थ प्रकाश, उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश पकड़ाया गया है। इस काम को महेंद्रपाल आर्य के टीम के द्वारा किया जा रहा है कौन आर्य समाज में माई का लाल इस काम को कर रहा हो? आओ जरा सामने। मगनलाल को छोड़कर, महेंद्रपाल को छोड़कर, हमारे सहयोगी, हमारे साथियों को छोड़कर इस काम को कौन किया है, कौन कर रहा है, जरा दिखाओ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं गलत को सहन नहीं किया। देखिए एक दो नहीं, कितने मौलानाओं को हमने सत्यार्थ प्रकाश दिया है, उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश हमारे पास। हम कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहता नहीं हूं कि क्या काम हम लोगों के द्वारा हो रहा है। मैं प्रचार में उतना वो रुचि नहीं रखता हूं, बोलने में उतना रुचि नहीं रखता हूं, करने में रुचि रखता हूं। इसीलिए हमारी टीम के द्वारा ये काम हो रहा है। आज जनता जनार्दनों के बीच में है, दुनिया के सामने है। हाँ, माननीय कर्नल साहब कुछ कहना चाहते, कहिए जी। पंडित जी, आपका हर एक शब्द एक ख्यालों का मतलब एक गुलाव होता है, बड़ी अच्छी बात होती है। हर आप शब्द सुनते रहे, मजा आता है और खूब ज्ञान मिलता है। इनफैक्ट आपसे जुड़ने के लिए हम तो खुद को गदगद कहते हैं कि हमारा यह जीवन का सौभाग्य है कि आपके साथ हम जुड़ गए, आपसे और विचार लेके और हमारे विचारों की शुद्धि हो गई। और ये काम करने के लिए बहुत मतलब 24 घंटे पड़े हुए हैं, ये आपसे हमने सीखा हुआ है। आप खुद को पूरा परेशान, मतलब खुद को फिजिकली आप ये करके समाज की सेवा कर रहे हो। जैसे मैं उससे पहले थोड़ा सा वो पहले उसकी बात बता देता हूँ। और जैसे सभी लोगों को तो पता होता है 14 दिसंबर 71 को सीज फायर हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बाद में भी वहां तो डेली फायरिंग होता है, एमएमजी का फायर होता है, मोटर का फायर होता है। तो कई दिनों के बाद में मेरे को भी लग गई पूरी तरह से, मैं भी बुरी तरह से घायल हुआ। हाँ, तो जब मैं हॉस्पिटल में था तब उस समय मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि सुरेश, यू आर वेरी लकी, यू आर सर्वाइव्ड, यू डू गुड टू द ह्यूमैनिटी। और ये जो ह्यूमैनिटी वाली बात है वो हम आपसे सीखे हुए है। और हम तो खुद को बड़े खुद नसीब समझते हैं। हम जब बुरे बाद में झांक के देखते हैं तो लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हुआ। और आपका सत्य वचन सुनते सुनते, जैसे आज तो मैं 8 बजे से लेके स्ट्रीम खोल के बैठा था तो पता चला 9 बजे से है। तो एनीवे मजा आया आपकी जी पंडित जी। 9 बजे से पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपको। आपकी जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम है। हमारे भाई मगनलाल जी की भी बहुत काबिले तारीफ हैं, बहुत प्रशंसनीय हैं कि ये मेरे जोड़े हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। और रोजाना इस तरीके का इन्होंने सप्ताह की बात कह दी। और हम लोग केवल बोलते नहीं है, करते हैं। बंगाल में कौन आर्य समाजी है जो ये कचरापाड़ा और गारुलिया और ये जितने भी मील अंचल के जितने भी आर्य समाजी भाज रहे थे कल, मैं सबको चुनौती दे रहा हूं और खुली चुनौती है। कौन है आर्य समाजी? आज इस काम को किसने किया है, दिखा दे मेरे सामने। योगेश कर लिया, योगेश के बाप को भी बुला करके ला। कौन है इस काम को काम का करने वाला? योगेश का बाप दीनदयाल गुप्ता है। इसीलिए दीनदयाल गुप्ता ने पैसा दे करके उन सब गैर आर्य समाजियों को कल बुलाया था। गैर आर्य समाजों की जमावड़ा थी वहां पर, जो दशांश भी आर्य समाज का सदस्य नहीं है तो दशांश देने का कोई सवाल ही नहीं था। बहुत से समाजी वहां पर पहुंचे हुए थे जो दशांश भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी अंदर जाना चाहते थे। लेकिन मैं जगदीश केडिये जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरी व्यवस्था की, हमारी भोजन जलपान आदि की सबकी व्यवस्था की। और ये आर्य समाज के अधिकारी केवल खाने के लिए ही भागते रहते हैं। कल विनय ने मेरे साथ भोजन किया दोपहर का,
और वो बोला कि दही भल्ला ले आओ और दही भल्ला ले आओ। बस ये खाने की जुगाड़ इन लोगों का है, केवल ये खाने के लिए ही फिर रहे हैं आर्य समाज में। ये मेरे सामने की बात है, कल दोपहर की बात है, दही भल्ला ले आओ और दही भल्ला ले आओ। तो ये इस तरीके का ये काम इन आर्य समाजियों के, तथाकथित आर्य समाजियों की, या आय समाज समझ करके इसको कर रहे हैं। भाई डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने बहुत ही ठीक कहा। तो मैं और अधिक ना लंबा करता हुआ, समय हम 10 मिनट ज्यादा ले गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूं, आप सब लोगों को धन्यवाद दूं। और इस पैनल में कि जितने भी लोग जुड़े हैं, जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं और हृदय से अभिवादन भी करता हूं।